वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि बीए के 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं, यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर में आप हैं, सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर बीए आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है, तो उसके इकाई संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। और इकाई 1 में बेसिकली 3-4 चैप्टर्स आपके हैं, तो उन सबको चर्चा करने का प्रयास, बेसिकली 3 चैप्टर्स के माध्यम से हम इकाई नंबर 1 को समाप्त करेंगे। तो आज जो होगी उसकी पहली क्लास होगी, यानी कि इकाई संख्या 1 की क्लास 1, यानी कि चैप्टर 1 वैसे बोले ओवरऑल तो ठीक है। तो बीए 4th सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर क्लास 1 यानी कि चैप्टर 1 अध्याय संख्या 1 आर्थिक भूगोल आपका पेपर का नाम है, पेपर आईडी है। आर्थिक भूगोल को अंग्रेजी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जाता है। तो जब भी हम सबसे पहले पेपर नाम की बात करते हैं, तो पेपर नाम जो है जैसे कि आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं, आर्थिक भूगोल की क्या परिभाषा दी जा सकती है, विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक भूगोल के बारे में क्या कहा है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चलते भी होते हैं और चलने भी चाहिए। और इसीलिए जब सिलेबस डिस्कशन में कर रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ये पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसकी प्रकृति यानी नेचर के बारे में, और उसके विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप के बारे में। विषय क्षेत्र माने दायरा, यानी क्या क्या चीज़ें आर्थिक भूगोल में पढ़नी होती हैं। प्रकृति माने उसका नेचर, नेचर मतलब होता है कि ये वैज्ञानिक विषय वस्तु है या एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, यानी कि ये कला है कि विज्ञान है, इसको लेकर के आपने तर्क देने होते हैं। इसमें परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी होती हैं और उसके बाद में एक अपनी परिभाषा देनी होती है। अर्थ में कि आर्थिक भूगोल क्या है, तो इसके बारे में आपको बेसिकली जानना होता है। ध्यान रहे आपको मेजर माइनर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। परीक्षा चाहे आपकी एमसीक्यूज बेस्ड हो रही तो उसके लिए भी, और परीक्षा आपकी सब्जेक्टिव हो रही उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आपकी बार अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर भी आपकी बार बहुत ही संख्या में हम देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इकाई संख्या 1 में देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मान लेते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा। अब यहाँ से बहुत सारे आती लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी बने भाई आपके। यूनिट नंबर 1 देखें, प्रश्न आपसे दीर्घ उत्तरीय में कुछ ऐसा बनता है कि आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक जियोग्राफी, यहाँ पर लिख लें डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इकोनॉमिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी के मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में, यानी कि आर्थिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा हेडिंग डालेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। ये चैप्टर संख्या 1 में आपको देखना होता है। आइए जानते हैं क्या क्या चीज़। देखें आर्थिक भूगोल क्या है। आर्थिक और भूगोल, अर्थ क्या होता है, इकोनॉमी, जो जीवन निर्वाह के लिए कुछ ऐसे साधनों को हम अपनाते हैं जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, जिससे हम रोज़मर्रा की वस्तुओं को लाते हैं, या जिससे हम अपने खाद्य जो संग्रह होता है उसको करते हैं, यानी कि हमारा जीवन उन्नत होता है जिससे। क्लियर। तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा होती है। सबसे पहली बात ये जानिए। देखिए जियोग्राफी की 2 शाखाएं हमने आपको बताई थी कि भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी बेटा? भूगोल की 2 शाखा होती है। पहली शाखा होती है आपकी भौतिक भूगोल, जो आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा आपने? भौतिक भूगोल। और दूसरा आपने पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में मानव भूगोल, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी आपने पढ़ा था, ठीक है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो ये फिजिकल जियोग्राफी जो है ये भौतिक भूगोल होता है और ये मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी। अब इसी जो आर्थिक भूगोल है ये आपके मानव भूगोल का पार्ट है, और जो 3rd सेमेस्टर में आपने पर्यावरण अध्ययन वाला ये सब पढ़ा पूरा, वो भौतिक भूगोल का पार्ट था। तो एक मानव भूगोल एक भौतिक भूगोल, इस तरीके से आप पढ़ते हुए अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल का एक पार्ट है या मानव भूगोल की एक शाखा है। कैसी शाखा है? मानव भूगोल की वह महत्वपूर्ण शाखा है आर्थिक भूगोल, जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर, धरा माने होता है पृथ्वी, और उसका ऊपरी भाग को धरातल कहते हैं।
तो पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मानव की, यानी जो उस पर मनुष्य निवास कर रहा है पृथ्वी के धरातल पर, उसी मानव की आर्थिक क्रियाओं, यानी कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्रियाएं प्रक्रियाएं करता है वो, और उनकी क्षेत्रीय विभिन्नता मतलब कि अलग अलग जगह एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि भारत देश की ही बात कर ले तो भौगोलिक विविधता पाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं लोग मैदानों में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का सामना बच्चों को करना, मतलब कि लोगों को करना पड़ता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ एरिया जो है, मतलब कुछ क्या कि सभी एरिया मैदानी भाग है। वहीं आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर देखेंगे तो वो एरिया पहाड़ी एरिया है। वहीं मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड का इलाका देखेंगे तो झारखंड का इलाका तो पठारी भाग आपको मिलेगा, ठीक है। वहीं आप पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, आप दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो भी आपको पर्वतीय इलाके मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग स्थान जो है अलग अलग धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर बटे हुए हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कृषि आर्थिक क्रिया मानी जाती है। वही आप झारखंड और आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कृषि के अलावा वहाँ पर खनन का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर खनन एक आर्थिक क्रिया या प्रमुख क्रिया मानी जा सकती है। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर, जैसे आप जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे तमाम प्रकार वहाँ के धरातलीय या भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मालदीव हो गया, दमन और दीप हो गया, कुछ भी हो गए जो द्वीप वगैरह होते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पर केवल जो है सुंदरीकरण उसका कर दिया जाता है, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो इससे वहाँ की आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, तो उसी पर डिपेंड होती है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं और उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं और विशेषताओं का अध्ययन जो होता है मानव भूगोल के अंतर्गत हम करते हैं कि कहाँ पर कैसे, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम ये देखते हैं कि किस स्थान पर क्या चीज़ें हो रही हैं, किस स्थान पर कितनी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर क्यों उतनी चीज़ें हो रही हैं, उसकी क्या विशेषता है, यही सब का अध्ययन हम करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाओं के स्थानिक वितरण अर्थात उनकी अवस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करते हैं कि उनकी अवस्थिति और उस अवस्थिति में उनका क्या संबंध है, इसके अंतर्गत करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी को पता है हुआ 1939 में प्रारंभ हुआ, 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला। जब 1945 में जापान के 2 स्थानों पर बम गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका ने गिरवाया था बम, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें संपन्न होती हैं बेटा, उसके बाद आप देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ज्यों ज्यों उपनिवेश स्वतंत्र होते गए, उपनिवेश माने होता है ऐसे देश जो कि इंग्लैंड के चंगुल में थे या किसी अन्य यूरोपीय कंट्रीज़ के अंडर में काम कर रहे थे, उन्हीं को उपनिवेश कहते हैं। तो ज्यों ज्यों उपनिवेश देश जो थे वो स्वतंत्रता उनको मिलती गई, उन सभी में भौतिक और आर्थिक विकास के प्रति तेज़ी से लगाव बढ़ता गया। लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की क्रियाएं प्रक्रियाएं करने लगे। इस विश्व का समाज, संस्कृति और संपूर्ण व्यवस्था में, चाहे वह विकसित देशों की हो या विकासशील, विकसित मतलब ऐसे देश जिनका विकास हो चुका है, जो डेवलप हैं, ठीक है, और ऐसे देश जो जिनका विकास हो रहा है उनको विकासशील कहते हैं। और स्वकल्प विकसित, स्वकल्प माने जो कुछ अभी विकासशील की कैटेगरी में नहीं है या हो रहे हैं धीरे धीरे, सभी की भौतिकवाद का गहराई तक प्रभाव स्पष्टता दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में पैसा कमाने की दौड़ में धर्म भी अछूता नहीं रहा आजकल। इसी से अर्थतंत्र, आर्थिक स्वरूप और आर्थिक प्रक्रियाओं के विविध स्वरूपों एवं घटकों की महत्ता को समझा जा सकता है। यह सभी तथ्य वर्तमान में आर्थिक भूगोल के निकट से जुड़े हुए हैं और आर्थिक भूगोल कहीं न कहीं पे इनका भी कवरेज करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल, आप इस पॉइंट पर फोकस करेंगे, ये सब बस वैसे समझाने के लिए लिखे हैं। आर्थिक भूगोल मानव के विविध आर्थिक क्रियाकलापों के, विविध माने अनेक प्रकार के, आर्थिक माने इकोनॉमी से रिलेटेड, क्रियाकलाप माने काम धंधा, तो विविध क्रियाकलाप, तमाम प्रकार के क्रियाकलाप के बहुआयामी, कई आयामी, तमाम आयामी एवं पदानुक्रमी विकास से, ठीक है, एक अनुक्रम के हिसाब से एक व्यवस्थित विकास
से भूतल पर क्षेत्रों के मध्य ऐसे क्रियाकलापों के कारण मिलने वाली विविधता, चूंकि जब हम तमाम प्रकार की विविधताएं करते हैं, तमाम प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं अलग अलग तरीके के, उनसे क्षेत्रीय भिन्नता उत्पन्न होती है। और वही क्षेत्रीय विविधता, विषमता और विभिन्नता का अध्ययन ही करता है कौन? इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी के अंतर्गत बेसिकली, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। एक शब्द में अगर मैं कहूँ, आर्थिक भूगोल वह विषय वस्तु है, या आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य की आर्थिक विभिन्नताओं, विषमताओं और विविधताओं का अध्ययन करते हैं। ये एक लाइन की परिभाषा अगर आप लिख देते हैं, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ों को समझा। ऐसी विविधता, विषमता और विभिन्नता के स्तर किसी भी विकासशील देश के विभिन्न क्षेत्र या प्रदेशों के बीच अथवा विकासशील देशों के बीच जिस प्रकार दिखाई देते हैं, उसी प्रकार का स्वरूप विकसित देशों के मध्य और प्रत्येक देश के विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में देखा जा सकता है। ये विकास प्रायः सभी देशों में आपको देखने को मिलता है। अब हम इसके आगे कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषा जो दी है, खास करके आर्थिक भूगोल की, उन परिभाषाओं पर दृष्टिपात करेंगे, नज़र डालेंगे कि आखिरकार विद्वानों ने, प्रोफेसर्स वगैरह ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा को देते हुए क्या क्या बातें कही हैं। फिर उसके बाद में हम निर्णय पर निकलेंगे कि आखिरकार वास्तव में आर्थिक भूगोल में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इसका विषय क्षेत्र क्या होगा, उसकी एक चार्ट आपको प्रस्तुत करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताने का प्रयास रहेगा कि जिन बच्चों को क्लास अटेंड करना है, सारी क्लासेस देखनी है हमारी, और हमारे कोर्सेस परचेज करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके, आपको पढ़ाई करनी है PDF नोट्स के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस के माध्यम से। एग्ज़ाम टाइम में आपकी जो लंबी लंबी क्लासेस होंगी, मैराथन क्लासेस होंगी, उस सभी के लिए, उन सभी की PDF प्राप्त करने के लिए, इम्पोर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए मात्र और मात्र 100 रुपीज़ का कोर्स लॉन्च किया गया है। और ये कोर्स केवल एक सब्जेक्ट का 100 रुपये में नहीं मिलेगा। ये नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं, एक सब्जेक्ट आप भूल जाओ, सारे सब्जेक्ट, फिर से सुनिए, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में हो रही है। आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ करके मात्र 100 रुपये में आप तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो आपके हैं वो सब तैयार कर सकते हैं। आपको SMS करना 9161 93 60 62 पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके यहाँ पर भेज देने हैं। आपको करना कुछ नहीं बेटा, आपको करना क्या है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़, चाहे आप खुद पेमेंट कर दें, चाहे किसी अन्य बच्चे से या किसी से पेमेंट करवा दीजिए। और जैसे पेमेंट कराएं तुरंत हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको उसके बाद में ग्रुप से जोड़ा जाएगा चेक करने के बाद में। ठीक है, और सारे प्रोसेस होने के बाद में आपको जब ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। जो क्लास पहले हो चुकी होगी वो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस एकदम सीरियल से आपकी सेट कर दी जाएंगी, चैप्टर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट नहीं, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, और माइनर अगर होगा तो एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट। यानी को करिकुलर में आपको पढ़ना है आपकी बार फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, इसकी भी तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में इसी में करवा दी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था आपकी बार कर रहा हूं मैं। और ये आपका जो है को करिकुलर में, जैसे आपने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर दिया, ऐसे ही इसका पेपर होगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। ठीक है, और क्लासेस आपकी जो यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी, वो क्लासेस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो प्राइवेट क्लासेस होंगी वो भी इसी 100 रुपये में आपको मिल जाएंगी। तो आपके लिए बहुत ही बम्पर व्यवस्था करी गई। जिन बच्चों को जुड़ना है वो हमारे इस नंबर पर SMS के जुड़ सकते हैं। सिलेबस आपकी बार कंप्लीट करने का पूरा प्रयास है। जैसे कि आपकी बार यूनिट नंबर, जैसे क्लास कैसे होगी, यूनिट 1 क्लास 1, यूनिट 2 क्लास 2, इस तरीके से यूनिट 2 क्लास 1, ऐसे करके हम चीज़ों को आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे और चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से आपको हम समझाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और चीज़ें आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चले अब जैसे ही क्लास हो रही, क्लास के बाद में जैसे क्लास यूनिट नंबर 1 समाप्त होगी, इसकी PDF आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बाद में जुड़ेंगे तो आपको PDF नहीं मिलेगी, तब भी आपको सारी PDF मिलेंगी। ठीक है, आप आराम से पढ़िएगा, क्लास भी सारी मिलेंगी, जब आपका मन होगा तब पढ़िएगा। विद्वान है पहले बैंगस्टन और वान रयन, इन्होंने कहा, इनके अनुसार ये कहते हैं कि आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले आधारभूत स्रोतों की विभिन्नता
का पर्यवेक्षण करता है। यानी कि जो विश्व के तमाम अलग अलग जगह है उन सभी जगहों पर तमाम प्रकार के आधारभूत स्रोत होते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है और उसी अंतर का पर्यवेक्षण, उसी अंतर को समझने का प्रयास आर्थिक भूगोल करता है। यह विश्व के भिन्न देशों और प्रदेशों में आर्थिक विकास के अंतरों का अध्ययन करता है। यानी अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो अंतर पाया जाता है आर्थिक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसी डेवलपमेंट का अध्ययन करता है। और इसके अंतर्गत यहीं पर नहीं रुकते, कहते हैं कि इसके अंतर्गत यातायात व व्यापारिक मार्गों, व्यापार के अध्ययन, व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है, व्यापारिक मार्ग का अध्ययन किया जाता है, यातायात के साधन का, जो कि भौतिक परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लंबी परिभाषा दी इन्होंने। इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं चिसोल्म महोदय। डडले स्टाम्प के द्वारा पुनः लिखे गए ग्रंथ जो है उसी में के अनुसार उसमें कहा गया कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय, वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे होती, कोई वस्तु कैसे बनती है, उसका विनिमय, विनिमय माने एक्सचेंज, उसका आदान प्रदान, यानी एक वस्तु हम किस तरीके से किसी दूसरे को देते हैं, उससे दूसरी वस्तु लेते हैं कि उससे मुद्रा लेते हैं, ये चीज़ें, इन सभी का अध्ययन। स्थानांतरण यानी एक स्थान से उस वस्तु को दूसरे स्थान पर भेजना या दूसरे स्थान से किसी वस्तु को अपने स्थान पर मंगवाना, यानी आयात निर्यात का पूरा प्रोसेस। ठीक है, इसको प्रभाव डालती है। आर्थिक भूगोल वह महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा किसी प्रदेश के वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक विकास की दशा का ज्ञान हमको होता है और यह पता चलता है कि उस पर भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, जो फिजिकल सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आर्थिक भूगोल ये बताता है। ठीक है, प्रोफेसर शाह कहते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मानव की विभिन्न जीविकोपार्जन क्रियाएँ, जीविकोपार्जन माने जीवित रहने के लिए जो तमाम क्रियाएँ की जाती हैं या जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से आगे बढ़ाती हैं, ऐसी क्रियाएं जीविकोपार्जन की क्रियाएं कहलाती हैं। तो किस प्रकार मानव की विभिन्न जीविकोपार्जन क्रियाएं विश्व के उद्योगों, विश्व माने संसार के उद्योगों, आधारभूत साधनों और औद्योगिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु किए गए विकास के अनुरूप होती हैं। तो ये चीज़ें हैं आर्थिक भूगोल। प्रोफेसर जोन्स और डार्कनवाल्ड कहते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के उत्पादक व्यवसाय मतलब कि जो हम उत्पादन करते हैं उसको हम बेचते हैं, कोई चीज़ जो हम नहीं उत्पादित करते उसको हम खरीदते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ में वह इस बात का संकेत भी करते हैं, प्रोफेसर जोन्स और डार्कनवाल्ड करता है, क्योंकि प्रदेश विशेषों में किसी वस्तु का उत्पादन और वहाँ से निर्यात होता है तथा क्यों अन्य प्रदेशों में इसका आयात उपभोग किया जाता है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी स्थान विशेष में क्यों से बेची जाती है, क्यों, और किसी स्थान विशेष में क्यों खरीदी जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिचुएशंस ऐसी नहीं है, प्रकृति ऐसी नहीं कि कोई वस्तु वहाँ पर अच्छी मात्रा में हो जाए, इसलिए वो चीज़ें खरीदी जाती हैं वहाँ पर। और जहाँ पर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ से उसको बेचा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अलेक्जेंडर ZW कहते हैं कि आर्थिक भूगोल संपत्ति के उत्पादक, विनिमय यानी एक्सचेंज तथा उपयोग से संबंधित मानवीय क्रियाओं के पृथ्वी के धरातल पर स्वरूप में, चूँकि पृथ्वी के स्वरूप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्पादन होता है, अलग अलग तरीके से विनिमय का माध्यम होता है, अलग अलग लोग उसका अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, तो उसी स्वरूप में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता होती है, उसी का अध्ययन बेसिकली होता है। बस एक ही बातें अलग अलग विद्वानों ने बताई। मर्फी बड़े अच्छे आर्थिक जियोग्राफिस्ट हैं, आर्थिक भूगोलवेत्ता हैं। आर.ई. मर्फी कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आर्थिक जो है क्रियाएं हो रही हों जीविकोपार्जन की, वही चीज़ें बिहार में हो रही हों, वही चीज़ें दक्षिण के तमिलनाडु में हो रही हों, और हो सकता है जो तमिलनाडु में हो रहा हो वो कर्नाटक में ना हो रहा हो, या जो कर्नाटक में हो रहा हो वो बिहार में ना हो रहा हो, या जो बिहार में हो रहा हो पश्चिम बंगाल में ना हो रहा हो, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा हो वो गुजरात में ना हो रहा हो। कुल मिलाकर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता भी हो सकती है, कुछ चीज़ें मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती, विषमता यानी दूसरे तरीके से भी हो सकती हैं। उसी समानता और विषमता का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त परिभाषा, और इससे बेटर परिभाषा आर्थिक भूगोल की कोई विद्वानों ने नहीं दी है। आर.ई. मर्फी से अच्छा
आर ई मर्फी कहते हैं, ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा आता है कि आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता विषमता का अध्ययन होता है। किसकी समानता विषमता? मनुष्य के जीविकोपार्जन की जो विधियां होती हैं उनमें समानता और उनमें विषमता पाई जाती है अलग अलग स्थानों पर। उसी समानता और उसी विषमता का अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। ठीक है। इसके अलावा रुडॉल्फ बेटजिन्स आते हैं, कहते हैं मर्फी जी हमहू विद्वान हन, हमहू कुछ परिभाषा देबे। तो रुडोल्फ जब ये कहा था रुडोल्फ बेटजिन्स, तो मर्फी कहन कि तू दे दो भैया, चलो हमार देखनाई जात बढ़ा बागे तो है। तो रुडोल्फ बेटजिन्स कहने लगे कि बड़ी गदगद बाणी में कि आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न माने अलग अलग जगहों पर या अलग अलग जगहों में पृथ्वी की संसाधनता, चूँकि अलग अलग जगहों पर पृथ्वी पर अलग अलग संसाधन, अलग अलग रिसोर्स पाए जाते हैं, तथा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन तथा तत्संबंधी सार्थक परिणामों के वितरण की व्याख्या करी जाती है। कहाँ पर कौन सा संसाधन पाया जाता है और उस संसाधन का दोहन कैसे होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। संसाधनता का मतलब होता है संसाधन का, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, मिट्टी, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके संसाधन होते हैं चीज़ें। तब तक गार्ड्स महोदय आए, कहें ठीक है रुडोल्फ बेटजिन्स तुहू परिभाषा दे हो, मर्फी दीन ही और तमाम विद्वान दीन ही हमहू देबे। कहीं हाँ आपो परिभाषा दियो भैया। तो गार्ड्स महोदय कहने लगे कि आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसमें जानते हैं क्या होता है? कहा कि क्या होता है? कहा कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों में उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन, देखें एक शब्द बंदे ने सबसे अच्छा प्रयोग किया, वैज्ञानिक विवेचन होता है, साइंटिफिक एनालिसिस होता है, विवेचना की जाती है इसकी। किस तरीके से? वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर। यानी यहाँ से एक बात यह भी क्लियर हो रही बेटा कि यह विषय वस्तु वैज्ञानिक विषय वस्तु है। मानव भूगोल का जो ये पार्ट है इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये साइंटिस्ट या साइंस की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, आर्ट की तरफ कम। चूँकि मानव भूगोल अपने आप में, मानव भूगोल का कुछ पार्ट कला है और कुछ पार्ट साइंस है, लेकिन आर्थिक भूगोल में अधिकतर पार्ट साइंस की तरफ झुके हुए हैं। क्लियर? तो वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव किसका पड़ता है? वैज्ञानिक विवेचन का। किसके? विभिन्न क्षेत्रों की, मतलब कि विश्व के विभिन्न भागों की जो विशेषताएं होती हैं उनका वैज्ञानिक विवेचन जब हम करते हैं तो हम वस्तुओं के उत्पादन में जो है तमाम प्रकार के प्रभाव देखते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो वही आर्थिक भूगोल में होता है। डॉक्टर हंटिंगटन कहते हैं, प्रोफेसर हंटिंगटन कहते हैं कि मानव व्यवसाय, मानव दक्षता। देखिए डॉक्टर और प्रोफेसर में क्या अंतर होता है एक बात समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी पढ़ने के साथ ही साथ आप जियोग्राफी से एमए करेंगे। अब एमए करने के बाद में आप यूजीसी नेट का पेपर निकालेंगे, क्लियर करेंगे, आपका नेट जेआरएफ या जेआरएफ हुआ या नहीं हुआ, नेट हो गया, तो आप फिर पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप पीएचडी कर लेंगे। पीएचडी करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है नियुक्त होते हैं किसी विश्वविद्यालय में, फॉर्म निकलता डालेंगे तो आपको इंटरव्यू वगैरह देंगे। उसके बाद में क्या होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे तो आपके अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं पीएचडी करने के बाद में। अब जब वह व्यक्ति 10 साल तक नौकरी कर लेता है किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में, फिर उसके बाद में वह व्यक्ति प्रोफेसर कहलाने योग्य हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से लोग प्रोफेसर वगैरह लिखते हैं, यही अंतर होता है। तो हंटिंगटन साहब कहते हैं कि मानव व्यवसाय, मानव दक्षता और मानव की आवश्यकता जैसे कि कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा, सभ्यता के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। ठीक है, क्या? मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं जैसे कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा एवं सभ्यता के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इस तरीके से आर्थिक भूगोल में सारी चीज़ें होती हैं। इनमें से 2 से 3 परिभाषा अगर आप याद कर सके तो याद कर लीजिए। 2 परिभाषा बहुत है। आर ई मर्फी की परिभाषा याद कर सकते हैं, गार्ड्स की याद कर लीजिए, रुडोल्फ बेटजिन्स की, या फिर डॉक्टर हंटिंगटन, किसी की परिभाषा आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आपकी प्रकृति क्लियर हुई। देखिए प्रकृति अगर आपको लिखना, सीधे सीधे आप लिखेंगे एक लाइन में, आर्थिक भूगोल की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति माने उसका नेचर। अब नेचर मतलब क्या, उसका नेचर वैज्ञानिक है यानी कि साइंटिफिक है, या वो एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, कला है। देखिए तो इसका कुछ पक्ष कलात्मक है, कुछ पक्ष आपका अधिकतर पक्ष साइंटिफिक है। तो कह सकते हैं ये एक अपूर्ण विज्ञान है। लेकिन वैज्ञानिकता के भी इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं और इसके कलात्मक तरीके से भी कुछ पक्ष दिए जा सकते हैं। तो जो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ वैज्ञानिकता की या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इसमें अध्ययन होता है। ये भविष्य की जो है भविष्यवाणी भी करने में थोड़ा बहुत सक्षम है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध चीज़ों पर अध्ययन करता है, इस वजह से वैज्ञानिक है। और चूंकि मानव भूगोल की एक शाखा, तो इस वजह से ये मानव भूगोल की शाखा होने के नाते ये एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी है। अगली हेडिंग आप डालेंगे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का चार्ट आप देखिए एक बार में। देखिए आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी हेडिंग डालेंगे। देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर फोकस करनी होती हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, इसमें क्या होता है आर्थिक भूगोल में, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं अलग अलग स्थानों पर। चूँकि अलग अलग स्थानों पर जो संसाधन होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं और उसी भिन्नता या क्षेत्रीय भिन्नता या उसका अध्ययन हमको करना होता है। ये बात आपने भी जानी है और आपने बताई भी है, ठीक है। तो उसी क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन हमको करना होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन तो इसमें आ ही जाएंगे एक पार्ट में। दूसरी बात इसमें मनुष्य भी आता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो संसाधनों का दोहन करता होता है। मनुष्य ही संसाधनों का दोहन करके उसका उपयोग अपने हिसाब से करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से संसाधनों का दोहन करता है और उसका उपयोग करता है, ठीक है। तीसरी बात होती है वो किन माध्यमों से इन संसाधनों का दोहन करता है। मनुष्य किस माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा, तो बेटा उत्तर आएगा आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से जब मनुष्य जो होता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, तब जा कर के एक प्रकार से उसको जीविकोपार्जन जो है उसका संपूर्ण होता है। ये उसकी जीविकोपार्जन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्राकृतिक संसाधन, मनुष्य और आर्थिक क्रियाएं, ये 3 फैक्टर जो हैं ये आर्थिक भूगोल के 3 आप समझ लीजिए पहलू हैं या 3 स्तंभ हैं, ठीक है, मान सकते हैं इसको। तो मनुष्य तो इसमें सबसे मेन पिलर है। फिर उसके बाद में मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करके, आर्थिक क्रियाएं जैसे कि उत्पादन करता है, कृषि करता है, उद्योग करता है, यही सब करता है उत्पादन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मान लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधन की अवस्थिति कहाँ पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राकृतिक संसाधन पाए। कहीं पर कोयला पाया जा रहा है, कहीं पर हीरा, कहीं पर सोना, कहीं पर पेट्रोल, कहीं पर डीजल, इस तरीके से पाए जाते हैं। वहाँ की जलवायु, किसी स्थान की जलवायु कैसी है, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वहाँ की जलवायु कैसी है। तीसरी बात वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, खनिज संसाधन कैसे है, ऊर्जा संसाधन, थल का स्वरूप कैसा है, यानी कि पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, जल का स्रोत क्या है, यानी जल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार से किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक आर्थिक भूगोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात मनुष्य में जैसे जनसंख्या कहाँ पर कैसी पाई जाती है, वितरण जनसंख्या कितना कहाँ पर है, जनसंख्या घनी कहाँ पर है, कहाँ पर विरल है जनसंख्या, जननांकिकी की विशेषताएं, आयु वर्ग, शिक्षा, तकनीकी, सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, ये सब हमको मनुष्यों से रिलेटेड क्रियाकलाप है, इनको पढ़ना होता है। ये भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं में हम क्या पढ़ते हैं, उत्पादन में जैसे कि कृषि क्या है, उद्योग क्या है, ठीक है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के बारे में पढ़ना होता है आर्थिक भूगोल में। अब विनिमय में जैसे व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं। विनिमय, व्यापार, वाणिज्य, ये सब क्या है। ऐसे वितरण वाहिकाएँ होती हैं। सेवाओं में जैसे शैक्षिक सेवा, कानूनी सेवा, चिकित्सीय सेवा, जनप्रतिनिधि हो गए, तो ये सब भी एक प्रकार से आपको इसमें पढ़ना होता है। उच्च आर्थिक क्रियाएँ, धर्मोपदेश, ये सब भी आपके आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में ये सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं, ये सब हमको पढ़ना होता है। तो आप ये चार्ट अगर बना करके अच्छे तरीके से एग्जाम में बना देंगे तो आपका बड़ा बेहतर रहेगा और चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर रहेंगी और चीज़ें समझ में भी आएंगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आपका विषय क्षेत्र हो गया, आर्थिक भूगोल का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, सारी चीज़ें आपने बहुत ही बारीकी के साथ समझी, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपका यह लेक्चर संपूर्ण हुआ
और इसमें और कुछ आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन से आपका आता है। और दूसरी बात रही अगला जो चैप्टर आपका होगा वो क्या होगा, तो अगले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे भैया किसके बारे में। अगला जो चैप्टर होगा आपका होगा आर्थिक भूगोल के अध्ययन के जो उपागम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि क्या अप्रोच होता है आर्थिक भूगोल को पढ़ने का। अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यहाँ से प्रश्न को पूछे गए हैं। इसके अलावा इसको समझने के साथ ही साथ हम एक चीज़ पर और फोकस करेंगे और वो होगा आपका आर्थिक भूगोल के अध्ययन का महत्व। आर्थिक भूगोल के अध्ययन का महत्व ये अलग चैप्टर है, ठीक है, और आर्थिक भूगोल के उपागम अलग चैप्टर है, लेकिन दोनों चैप्टर को हम एक ही वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी और दो वीडियो मतलब एक वीडियो में ये हो जाएगा। और जो अगली वीडियो आपकी आएगी वो तीसरी वीडियो होगी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे डी ह्यूटिलिटी का जो आपका कृषि मॉडल होगा, अवस्थिति विस्तार होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी होगी, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो जो आपका कल की वीडियो में हम क्या समझेंगे, कल का जो वीडियो आपका होगा बेटा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 2 के बारे में, यूनिट 1 क्लास 2, जिसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, आर्थिक भूगोल के जो उपागम है यानी कि पढ़ने के, स्टडी के, और आर्थिक भूगोल का महत्व, ये चर्चा करेंगे। इसके बाद में तीसरा जो चैप्टर आपका होगा यानी कि आर्थिक भूगोल यूनिट नंबर 1 का जो आपका क्लास नंबर 3 होगा उसमें, और लास्ट यानी कि 3 इकाइयों के माध्यम से हम संपूर्ण जो है आपका मतलब कि यूनिट ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद में इकाई नंबर आपका आएगा 2। इकाई नंबर 2 की अगर बात की जाए बेटा तो इकाई नंबर 2 में अपन को क्या पढ़ना है, देखें एक बार सिलेबस हमारे हाथ में है। इकाई नंबर 2 में आपको पढ़ना है संसाधन के बारे में, यानी रिसोर्स मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि संसाधन का अर्थ, संसाधन की अवधारणा यानी परिभाषा वगैरह, और संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे, और इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक संगठन। तो ये भी 2-3 चैप्टर्स के माध्यम से चर्चा हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिट नंबर 2 आपका समाप्त होगा, फिर 3 आएगा। इस तरीके से हम क्लास करेंगे। अब की बार पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी क्लासेस हों आपकी हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो प्रयास रहेगा, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे।